हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आप आपके अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि बीपीएससी 3.0 है और ये एग्जाम आपके बस अब आने ही वाला है, तो आपके पास समय कम है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री को स्टार्ट और आपको ये वीडियो दो पार्ट्स में मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये वीडियोस बहुत लंबे लंबे नहीं रहेंगे, दो पार्ट्स में आ रहे हैं, तो आप इजीली एक बार में 2x की स्पीड पे लगाकर देख लीजिएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, रियली मैं बोल रही हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ ऑन डिमांड है कि क्लास 9th एनसीईआरटी का बायो का आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो इसके बाद आपके लिए सीरीज है क्लास 9th बायोलॉजी का, मैं कंप्लीट कराऊंगी आपको पूरा, दो पार्ट्स में उसको भी दे दूंगी जिससे जल्दी जल्दी मेरा भी रिकॉर्ड हो पाए और आप तक चीजें, चाहे मेरी आधी रिकॉर्ड हो, आप तक पहुंच जाए। आप तब तक उसको देखते रहेंगे, तब तक मैं दूसरी रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचा दूंगी। मेरा सेंस क्या है कि आप तक चीजें पहुंच जानी चाहिए। साथ ही साथ इससे पहले कि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे कि आपका हो गया एनसीईआरटी क्लास 6 का, हमने कंप्लीट कर लिया है वीडियो, ये मेरा पहले का वीडियो है पर काम का वीडियो है, एनसीईआरटी का वीडियो है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरा क्लास 7 क्लास 8 आपको कंप्लीट मिल चुका है। क्लास 9 का हमने अभी तक कंप्लीट किया है केमिस्ट्री, आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए। बायो में कंप्लीट करा दूंगी, फिजिक्स में कंप्लीट करा दूंगी, सब चीज में करा दूंगी। थोड़ा सा लेट हो जाता है एक दो दिन, क्योंकि सब कुछ करने के लिए मैं ही अकेले और मुझे ही सारा कुछ मैनेज करना रहता है, तो बस उतना थोड़ा सा कंसिडर करा करिए, आप तक चीजें पहुंचती रहेंगी। प्लस आप चैनल पे नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जहां पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट पूछा जाता है, तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। प्लस सारा कुछ कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया जाता है, जो कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो वहां पर आपको चीजें धीरे धीरे पहुंचती चली जाती हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, सारी चीज मैं खुद करती हूँ, पीडीएफ खुद बनाती हूँ, सारा कंटेंट खुद प्रिपेयर करती हूँ, तो थोड़ा सा समय लग जाता है, एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है वीडियो से, तो उतना मैनेज करते हुए आप चीजों को देख लेंगे। इतना आपसे मैं एक बस इतनी एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। चलिए, अब ज्यादा किसी का समय नहीं वेस्ट करते हुए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हिट कर दीजिएगा बेल आइकन, जिससे कोई भी आपको पास नोटिफिकेशन आए तो मतलब मेरी तरफ से जो नोटिफिकेशन जाए वो आप तक पहुंच जाए। चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट, चलिए तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th केमिस्ट्री को। और ये आपका पार्ट 1 है और इसमें हम करने वाले हैं कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट, जैसे कि आपका हो गया, ये आपका कंटेंट है और इस कंटेंट में आज हम क्या क्या करेंगे, तो आज हम दो चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण और अम्ल क्षार और नमक। तो ये दो चैप्टर्स आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और आपको बाकी चैप्टर्स मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लस अब आपकी डिमांड क्या आ रही है कि आपके लिए मैं मैराथन लेके आऊँ, और मैराथन उन सारे टॉपिक्स के जो कि आपके रिपीटेड टॉपिक्स है या जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स की आपको मैराथन चाहिए। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। अब हम सारा कुछ क्या करेंगे, अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे और इस रिवीजन में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं आपको वो कराती चलूँगी और आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद भी करती हूँ। चलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 आपका आएगा और पोल भी मैंने लगाया था टेलीग्राम पे, इसमें था कि आपको ये दो पार्ट्स में मिल जाए, ठीक है ना। केमिस्ट्री जो क्लास 10th हम कर रहे हैं ये आपको दो पार्ट्स में चाहिए था। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, बिना समय को वेस्ट करे हुए, ज़रा भी समय नहीं वेस्ट करना है, समय बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कीमती है सबके लिए। सबसे पहली बात है, रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण में हमको कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। आइए जल्दी जल्दी हम चीज़ों को करेंगे, बिल्कुल भी समय को गंवाए हुए। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, मतलब संयोजन प्रतिक्रिया, अपघटन, विस्थापन, दोहरी विस्थापन, ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण अभिक्रियाओं के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहली रिएक्शन को देख लेते हैं, जो कि है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, आप चिंता मत करिएगा, जैसे अब वीडियो अपलोड होगा उसी दिन आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, बिल्कुल लेट नहीं करूंगी इस बार पीडीएफ के लिए। संयोजन प्रतिक्रिया, अब आपको संयोजन की बात हो रही है, मतलब कोई चीज़ कंबाइन हो रही है, आप इस वर्ड से ही समझ सकते हैं। तो क्या हो गया संयोजन में, क्या देखिए आपको ना रिएक्शंस दे दी जाती हैं, आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या कर दिया जाएगा, कुछ रिएक्शंस दे दी जाएंगी, जैसे ए और बी ऐसे ये कुछ हो रिएक्टेंट्स, और ये क्या बना दे रहे हैं आपके, मान लीजिए ए बी बना दे रहे हैं, तो इस तरीके से आपसे रिएक्शंस दे दी जाएंगी और इस रिएक्शंस में आपको A B C D टाइप
टाइप की रिएक्शंस दे दी गई और इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आपको ये पता होना चाहिए इन रिएक्शंस में होता क्या है, क्या क्या कैसे कंबाइन होता है। जब आप ये जानकारी रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली निकाल पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ना फ्री नंबर के होते हैं, बहुत ही ईजी रिएक्शंस होती हैं और बहुत ईजिली क्या है इसको आप समझ सकते हैं देख कर ही ये कौन सी तरीके की रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछी गई है। जैसे कि आपसे मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं, जो कि आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन प्रतिक्रिया है। इसमें क्या हो गया, आप देख सकते हैं दो प्रोडक्ट या दो रिएक्टेंट्स क्या है एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, इनके कॉम्बिनेशन से क्या हो गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया। अब ये दो प्रोडक्ट मतलब इन दोनों के पास आने से, इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने से ये प्रोडक्ट मिल गया, जिसमें कि ये दोनों क्या है मिल रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह के कहीं रिएक्शन देखने को मिले, अभी हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, बस चीज़ों को सुनते रहिए, 2x पर सुनिए, पर सुनिए ये कैसी रिएक्शन होती है, आपकी एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, मतलब ऊष्माक्षेपी आपकी रिएक्शंस होती हैं, कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि क्या हो गया, सिंगल प्रोडक्ट से आपके 2 और मोर रिएक्टेंट्स बनते हैं, साथ ही साथ ये आपकी ऊष्माक्षेपी आपकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, अब आपकी यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये स्लाइड, क्योंकि ये स्लाइड आपकी बुक की स्लाइड है और इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए आइए इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, आपको क्या देखना है, इसमें आपका क्या लिखा हुआ है, केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई एग्जाम्स में पूछी जाती है अलग अलग तरीके से। जैसे पहला तरीका क्या हो गया इसका, कि ये पूछा जाता है क्विक लाइम को क्या नाम, मतलब आपका दे दिया जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोल देंगे क्विक लाइम। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, जैसे कि स्लेक्ड लाइम। इस स्लेक्ड लाइम का क्या फॉर्मूला है आपका, SLAKED। ठीक है, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम का क्या फॉर्मूला है, तो स्लेक्ड लाइम को ही आप क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ठीक है, और स्लेक्ड लाइम को ही लाइम वाटर बोला जाता है और इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चिंता नहीं करिएगा, सारी चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं, तो आपको दोनों तरीके से मिलेंगी, बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने क्या आपको बताई कि आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि क्विक लाइम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, या कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। अब इस क्विक लाइम की रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे क्विक लाइम, ये आपका क्या हो गया, क्विक लाइम। ठीक है, अब ये क्विक लाइम, जब इसमें आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, यहाँ से पानी डाला, जब क्विक लाइम की आपकी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ होगी, पानी के साथ होगी, तो ये क्या बनाएगी, ये आपका बनाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसी CaOH होल ट्वाइस को क्या बोला, नाम क्या दिया आपने, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस स्लेक्ड लाइम का यूज़ क्या क्या होता है, तो इस स्लेक्ड लाइम का क्या यूज़ होता है, ये आपका यूज़ होता है पहली जगह जहाँ पर किसका हमें देखना है, यूज़ देखना है किसका, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने क्या बोला, स्लेक्ड लाइम। इसका पहला यूज़ होता है कहाँ पर, वाइट वॉशिंग में। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ, इसका दूसरा काम क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया, वाइट वॉशिंग, दूसरा काम क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है बाकी चीज़ें यहाँ पर। सबसे पहली बात है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा जो है वो निकलती है। दूसरी बात क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बनता है। क्या क्या चीज़ हुई जब ये रिएक्शन हमने करी, तो पहली क्या बात हो गई कि आपसे सब बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। दूसरी बात क्या हो गई कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेक्ड लाइम है वो क्या है, वो आपका रिलीज आउट होता है। ठीक है, जिसको बनता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स। अब क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये स्लोली रिएक्ट करेगा विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप ये देखिए इधर क्या हो गया, हमने क्या देखा, ये रिएक्शन हमने अभी यहाँ देख ली कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ हुई, वाटर के साथ हुई, जो कि आपको क्या बना लिया, स्लेक्ड लाइम। अब ये जो स्लेक्ड लाइम बन गया, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है, हवा में प्रेजेंट है। और ये क्या बना लेगा, थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, मतलब CaCO3 का ये फॉर्मेशन कर लेगा। और ये CO3 कहाँ पर पाया जाएगा, आपका दीवारों पर इसी की पुताई की जाती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द
वॉल्स। ठीक है, ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। आइए इसको जरा हिंदी में देख लें कि बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है किससे, जब ये रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन की बात हमने करी, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर से देखेंगे, क्विक लाइम है ये, और क्विक लाइम की रिएक्शन किसके साथ हुई, पानी के साथ हुई, और इसने क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। इसी को क्या बोल दिया, स्लेक्ड लाइम बोल दिया। ठीक है, और इसी को क्या बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला। ये किस में यूज़ होता है, आपका वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना आपका बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपका बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब बात, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी परत बनाता है। सफ़ेदी धोने के 2-3 बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और दीवारों को चमकदार बनाता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आपकी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, क्या मैंने आपको बताया था, पहली रिएक्शन आपने समझ ली, फिर दूसरी रिएक्शन आपकी क्या हो गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या था, लाइम वाटर, बुझा हुआ चूना। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, साथ में वाटर। अब C+O2, तो ये रिएक्शन आपने देख ली। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको मैं जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं अगर आपको इधर लिख दूं, जिससे कि आपको जब लिखा रहेगा तो आपको नोट अलग से नहीं करना है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आपका ये वाला हो गया, जिसमें आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। तो ये क्या हो गई, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, और ये कैसी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी आपकी रिएक्शन है। ठीक है, अब जैसे दूसरी आपको एक और है, मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन नोन एज नेचुरल गैस। मीथेन क्या एक तरह से हाइड्रोकार्बन है, जो कि एक नेचुरल गैस है। ठीक, ये भी आपको रिएक्शन को जो है आपको याद रखनी है। क्या है, एनी हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है, एक तरह से आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। तो ये आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये मीथेन प्लस ऑक्सीजन ने जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और वाटर बनाया, तो ये आपकी कौन सी एग्जाम्पल हो गई, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल्स में डायरेक्टली रिएक्शंस पूछते हैं कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, इस स्लाइड्स में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो ऊष्माक्षेपी हैं, जो कि आपकी हीट रिलीज करती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी हीट एज अ एनर्जी रिलीज आउट करती हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर आपकी मीथेन जो है एक नेचुरल गैस, ये भी आपकी क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का जलना एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। फिर मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, जिसे प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हवा में उपस्थिति में जलने पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। रिएक्शन आपने देख ली थी। सब्जियों का खाद में अपघटन की भी उदाहरण किसका हो गया, आपका ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपनी किस रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब अपघटन रिएक्शन। अब हम दूसरे तरीके की रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे कि जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया, इसमें आप एक एग्जाम्पल और याद रख लेंगे। क्या एग्जाम्पल हो गया आपका, कि ग्लूकोज से क्या बनना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, या ग्लूकोज के साथ आपकी रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है आपकी, रेस्पायरेशन की रिएक्शन है, रेस्पायरेशन की रिएक्शन। तो ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन भी एग्जाम्पल है किसका, आपका ऊष्माक्षेपी का। ठीक है, ऊष्माक्षेपी की आपकी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी इसका एग्जाम्पल होगा। ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन
प्रतिक्रियाएं। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये आपका एक FeSO4.7H2O है। जब इसको हीट कर रहे हैं तो FeSO4 और 7H2O में टूट रहा है। फिर FeSO4 की रिएक्ट को वापस से हीट कर रहे हैं तो Fe2O3 SO2 SO3 में टूट रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, अपघटन प्रक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कि एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले वाले में भी ये बड़ा सा कंपाउंड था और ये टूट गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। ऐसे ये FeSO4 क्या है, एक बड़ा सा यौगिक है और इसको क्या है तोड़ सकते हैं छोटे छोटे आपके कंपाउंड्स में, ठीक है ना। FeSO4 से Fe2O3 बना, SO2 बना, SO3 बना, तो ये क्या हो गया आपका 2 से अधिक क्या हो जाएंगे, उत्पादों में टूट जाते हैं। और ये आपकी एक तरह से कैसी हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसका मतलब यहाँ पर एंडोथर्मिक का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर हमको ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊष्मा हमें अलग से चाहिए तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन समझ में आनी चाहिए कि कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें आपकी दो चीज़ें कंबाइन हो रही थी। डिकम्पोजिशन अपघटन जिसमें क्या है, एक बड़ा सा कंपाउंड टूट कर छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स में या छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपकी NCERT की ये सब रिएक्शंस है। एक किसी सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि सारा कंटेंट जो होता है वो कॉपी पेस्ट होता है। तो देखो, कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं होता है, चीज़ें NCERT से ही होती हैं। पर क्या होता है, कुछ चीज़ें NCERT में इतनी अच्छे से नहीं दी होती हैं तो थोड़ा गूगल की भी हेल्प लेनी पड़ती है। पर चीज़ें आपको NCERT के हिसाब से ही मिलती है, तो आप चिंता मत करिए, बस पढ़ते रहिए। चलिए, तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये क्या है, आपका लेड नाइट्रेट है। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। आपको जब आपको PPT मिलेगी इसकी तो आपको कहीं से इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, ये आपका है लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट ने क्या बना दिया, ये आपको येलोइश कलर का क्या हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया। और ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं और ये ऑक्सीजन रिलीज आउट हो गया। तो ये भी क्या हो गई, ये एक तरह से आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ऐसे ही आपका ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका क्या हो गया, लाइम स्टोन। ठीक है, लाइम स्टोन या इसको मार्बल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जब हीट होगा तो ये क्या CO क्या था, क्विक लाइम था। ठीक है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड अभिक्रिया का अपघटन। इसमें क्या है, फोटो देखो, ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है आपकी, ये आपकी रिएक्शन यूज होती है किसमें, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में। जैसे कि द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड अंडरगोज इन द एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एज इट रिक्वायर्स सनलाइट एज द एनर्जी टू ब्रेक द रिएक्टेंट्स इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्यों कहा गया, आपका फोटोकेमिकल अपघटन के उदाहरण में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन होता है क्योंकि इसमें अभिकारक को घटक तत्वों में तोड़ने के लिए ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। मतलब सूर्य की ऊर्जा की आपको आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इसलिए सिल्वर क्लोराइड प्रतिक्रिया का अपघटन फोटोलिटिक अपघटन का एक उदाहरण है। ठीक है, आइए इसकी रिएक्शन देख लें। ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, 2AgCl है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है। इसको क्या हो गया, आपको ऊष्मा की हेल्प चाहिए तो HMu हो गया, लाइट सनलाइट हो गई। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपघटन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, अपघटन रिएक्शन। तो ये अपघटन कैसे होगा, क्योंकि सिल्वर आपका AgCl था, एक कंपाउंड था, ये Ag और Cl2 में टूट गया और ये क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो गई। तो ये आपकी अपघटन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये वन डे एग्जाम्स में 1-2 बार पूछी गई है, तो इसको ध्यान रखेंगे। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोकेमिकल अपघटन। आइए इसको देख लें क्या बोल रहा है। सिल्वर हैलाइड सूर्य के प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और अपघटन प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड विघटित होकर सिल्वर और ब्रोमीन बनाता है। इस प्रतिक्रिया का उपयोग
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। आप ये देखिए, इधर वाले इस को देखेंगे, AgBr है, ठीक है। ये AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है। ये जब सनलाइट के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो Ag और Br2 में ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म होती है। अब इसके बाद हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं इसमें। तो हमने क्या कंक्लूजन दे दिया कि जो हमारी अपघटन की रिएक्शंस होती हैं, क्या कंक्लूजन है, जो अपघटन कि जो रिएक्शंस हैं इनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मैं पहली बात करूं कि इनको हीट की आवश्यकता है, ऊष्मा की आवश्यकता है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो इनको क्या है, या तो हीट की आवश्यकता है या आपको लाइट की आवश्यकता इनको पड़ती है, या साथ ही साथ आपके बुक में एक और है टर्म, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये एनर्जीज का यूज़ करेंगे तभी क्या होगा, ये जो बड़ा सा कंपाउंड होगा वो टूटेगा, कंस्टिट्यूएंट रिएक्ट आपके रिएक्टेंट्स को टूटेंगे और आपके प्रोडक्ट में वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके आगे सब लोग अपने हर जो भी अगर कोई नोट कर रहा है तो यहाँ पर लगा लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार इनसे क्वेश्चन फिक्स होते हैं आने। तरह तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम आपका फेवरेट क्वेश्चन क्या था, जिंक और टिन वाला, ठीक है। ये जिंक के डब्बे कि टिन के डब्बे, कौन से डब्बे उसमें खाना रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, तो उसका रीज़न क्या था कि कौन सा क्या रिएक्टिव है, किससे क्या रिएक्टिव है। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है। तो इसमें मैं आपसे इतनी मदद चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन था और उसका क्या आंसर था, ठीक है। फिर मैं देखूंगी कि आप लोग वाकई में वीडियोस देखते भी हैं कि नहीं, ठीक है ना। जिंक और आपका टिन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी आप लिखेंगे, आंसर भी आप लिखेंगे। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। आपका विस्थापन प्रतिक्रिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कोई चीज़ का आपका विस्थापन हो रहा है, कोई चीज़ विस्थापित हो रही है। जैसे कि अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन wherein the atoms or a set of atom is displaced by another atom in a molecule. For instance, when iron is added to copper sulfate solution, it displaces the copper metal. सबसे पहले आप रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को देखेंगे। ये आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, इसमें आपको एक इमेज दिख रही है और इस इमेज में क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये आपकी आयरन की नेल पड़ी हुई है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये क्या हुआ, जैसे ही आपने इस कॉपर, पहले क्या था, फर्स्ट क्या हुआ होगा, पहले आपके पास ये सॉल्यूशन हुआ होगा। दूसरा आपने क्या काम किया होगा, एक कंडीशन डाल दी होगी, और वो कंडीशन क्या थी, आपने आयरन की नेल डाल दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। थोड़ा समय के बाद आपने क्या पाया कि ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन जो था ये क्या हो गया, पहले ब्लू से क्या हो गया आपका, नीले से क्या हो गया, ये हरे में परिवर्तित हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, तो वो रीज़न ये है कि इसमें कुछ अभिक्रियाएं हुई होंगी, कुछ रिएक्शंस हुई होंगी जिसके कारण से ऐसा हुआ। अब वो रिएक्शन क्या है, अब आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर CuSO4 था, अगर मैं सिंपल बोलूँ तो ये CuSO4 पूरा एक घर था। अब क्या हो गया, थोड़े समय बाद क्या हो गया, ये CuSO4 ना रह गया, FeSO4 रह गया। तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें हुआ आपकी विस्थापन। मतलब जो CuSO4 का घर था, इसको तोड़ दिया किसने, आपके आयरन ने, और आयरन ने तोड़कर क्या कर दिया, अपना घर बसा लिया FeSO4 के साथ। तो मतलब समझ लो Fe क्या है आपका, आयरन क्या है, डकैत है, डकैत स्ट्रॉन्ग है एक नॉर्मल इंसान से। तो CuSO4 अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, अपने मजे से अपने परिवार के साथ रह रहा था। जैसे ही आया क्या, डकैत, आपका चोर आया बड़ा, और इस चोर ने क्या किया, आपके Cu और इसके SO4 के घर को तोड़ दिया और अपना खुद का घर बसाकर FeSO4 बन गया और Cu बेचारा रह गया अकेला। तो ये क्या हो गई, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, एकल विस्थापन रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, क्योंकि हमको पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज़, और उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं वो आपके कुछ एक प्रकार से अरेंज्ड होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, कुछ बीच में होते हैं। तो जो सबसे ऊपर होते हैं, अगर मैं आपको आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ की तरफ लेकर चलूँ, तो जो सबसे ऊपर आपका होता है वो आपका हाईली रिएक्टिव होता है। तो सबसे ऊपर क्या हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज़
में आपको देखना है तो जो सबसे ऊपर है आपका पोटेशियम है, सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के क्या हो जाएंगे, आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आ जाते हैं और फिर क्या धीरे धीरे इनकी रिएक्टिविटी क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है और इसका बेस माना जाता है, क्या आपका बेस मानते हैं आप हाइड्रोजन को। तो ये हो जाता है बेस और इससे अप जो होंगे वो रिएक्टिव होंगे। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि जिंक और मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है। तो इससे मैं एक एंड रिजल्ट पे पहुंच सकती हूँ कि जो ऊपर रहेगा वो हाईली रिएक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू जो अदर एलिमेंट्स होंगे जो नीचे होंगे। ठीक है। अगर लेड और टिन की बात करूं तो लेड क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, टिन आपका मोर रिएक्टिव है। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। प्लस इसका एक याद करने का तरीका है जो मैं हर अपने अगर वीडियो में आता है ये टॉपिक तो उसमें ज़रूर मैं ऐड कर देती हूँ। वापस से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे आपका के से हो गया कालू, एन से हो गया नाम, फिर आपका का मदारी, आलू, ज़रा, फीके, फिर हो गया पकाता है। ठीक है। तो इससे आपने देखा कि आपके कुछ मेटल्स आपके याद हो गए। ठीक है। और इन मेटल्स के याद होने से क्या होगा, अगर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल पाएंगे। आपको पता होगा कि एल पहले आता है कि एफ पहले आता है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को समझ के कर सकते हैं। जैसे कॉपर नीचे है। ठीक है। हमने क्या रिएक्शन देखी थी, हमने Cu प्लस किसकी देखी थी रिएक्शन, CuSO4 प्लस Fe की रिएक्शन देखी थी जिसमें FeSO4 हो जा रहा था प्लस Cu बन रहा था। तो Cu क्या था, नीचे था और Fe क्या था आपका ऊपर साइड था। ठीक है। Fe क्या था आपका, Fe ऊपर था और Cu क्या था, नीचे था। तो Fe क्या है, हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो इसने क्या किया, ये आपका चोर बन गया। अब इस चोर ने क्या किया, इस पूरे घर को बसा हुआ जो CuSO4 से घर बसा था उसने लूट कर इसका घर को ले लिया और खुद क्या बन गया, राजा बन गया और ये बन गया फकीर। ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं इसमें हमने क्या लिखा है। तो विस्थापन प्रतिक्रिया वह होती है जिसमें एक अणु में परमाणु या परमाणुओं का एक समूह दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहा मिलाया जाता है तो यह कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है। ठीक है। उपयुक्त समीकरण तब मौजूद होता है जब ए और बी से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। मतलब द अबव इक्वेशन एग्जिस्ट जब ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ये तभी पॉसिबल है जब दूसरा क्या होगा, उससे रिएक्टिव होगा पहले वाले से। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये हो गया। अब कुछ रिएक्शंस हैं जो कि मैंने यहाँ पर मुझे कुछ रिएक्शंस, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ नोट डाउन कर दिया है। आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना है। अदरवाइज आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को भी अगर समझ लेंगे, एक बार याद कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। प्लस आपके बुक में एक और एग्जाम्पल दिया है। तो ये तो मैंने देखो, मैं इसलिए यहाँ पर बोल दे रही हूँ कि ये मैंने गूगल से, ये आपकी गूगल की इमेज है। ठीक है। और ये जो आपका Zn प्लस CuSO4 वाली है ये आपकी NCERT की इमेज है। जिससे कि कोई ये कमेंट ना करे कि गूगल से कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करना भी ज़रूरी होता है चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है। तो ये आपकी NCERT की है, इसको देख लेना। Zn और Cu की बात हो रही है। आइए हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज में समझ लेते हैं। चलिए तो देखिए अभी अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Zn और Cu की बात करी गई है। ठीक है। और क्या है दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, Zn प्लस CuSO4 मतलब CuSO4 का सॉल्यूशन है और Zn से रिएक्शन हो रही है। तो क्या हो जाएगा, Zn से रिएक्शन हो रही है और CuSO4 का सॉल्यूशन है। तो इससे क्या मतलब है कि Zn क्या हो गया आपका, हाईली रिएक्टिव है। ठीक है। हाईली रिएक्टिव है। अब Zn हाईली रिएक्टिव है तो इसका मतलब कॉपर क्या है आपका, लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हाईली रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो अब अगर हम रिएक्शन कराएंगे Zn प्लस CuSO4 की तो ये क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस Cu बना देगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी विस्थापन रिएक्शन इसमें इजिली पॉसिबल हो पाई। ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और ये आपकी NCERT की ही इमेज थी जो कि मैंने यहाँ पर नोट कर दी है। अब बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया। A double displacement reaction is a type of a reaction where part of one reactant is replaced by a part of another reactant। जिसमें क्या हो जाएगा आपका देखो इधर समझेंगे ऐसे, आपका Na2SO4 है और BaCl2 है। तो दो कंपाउंड्स हैं, इसमें क्या है आपस में
क्या है, हेर फेर हो जाती है। जैसे Na के साथ क्या लग गया, Na के साथ Cl लग गया और आपका Ba के साथ SO4 लग गया, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट हो गया और ये NaCl2 सोडियम सल्फेट से क्या हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, क्योंकि इधर से उधर पूरा क्या होगा, मिक्सिंग हो गई और डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इस तरीके की अगर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी तो आप समझ जाएंगे कि जहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड और एक ऐसा कंपाउंड जो कि आपका दो चीज़ों से बना, ए बी, तो ये क्या हो गए, आपस में इंटरचेंज हो गए। इसको CD लिख दो, तो ए क्या आ गया आपके पास, ए डी के साथ चला गया, ए और डी बन गया और आपका सी और बी बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण न्यूनीकरण प्रतिक्रिया। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो क्या होगा, उसको ऑक्सीडाइज बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का ऐड होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन को आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, आप ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन भी अगर निकल रहा है तो वो भी क्या प्रक्रिया है, आपकी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस लूजेस ड्यूरिंग इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को निकाल दे रहा है अपने में से, हटा दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस बोलेंगे। रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ, उल्टा हो जाएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल रहा था। ठीक है, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और आपका ऑक्सीजन हट जाएगा। ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यदि कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उसे ऑक्सीकृत कहा जाता है। ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ना या हाइड्रोजन को हटाना शामिल है। यदि कोई पदार्थ किसी प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो इसे कम करना कहा जाता है, मीन्स रिडक्शन कहा जाता है। और अपचयन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को हटाना शामिल है। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इस रिएक्शन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तब ये ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला, ऑक्सीकरण बोला। अब यहाँ पर CuO था, तो इसमें क्या है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया तो ये Cu बन गया, तो इसलिए ये न्यूनीकरण रिएक्शन हो गई। अब और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि Zn+C, ये सब रिएक्शन आपकी NCERT की है, तो चिंता मत करिएगा, NCERT का कंटेंट भी है। ठीक है ना, चलिए ZnO+C। अब C के पास क्या आ गया, O आ गया, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। अब ZnO से Zn हो गया, तो इसका मतलब इसको क्या कह सकते हैं, हम रिडक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MnO2 HCl। इसमें आपका MnO2 का क्या हो गया, MnO2 का रिडक्शन हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, MnO2 का रिडक्शन हो गया जो कि MnCl2 बना ले रहा है। और HCl का क्या हो गया, आपका HCl का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। और HCl का ऑक्सीडेशन होने से क्या हो गया, आपका HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। ये किस में ऑक्सीडाइज हो गया, ये आपका Cl2 में ऑक्सीडाइज हो गया। ऐसे ही इस रिएक्शन में देखेंगे कि ये कॉपर क्या था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये कॉपर था और ये कॉपर कैसा था, आपका ब्राउन कलर का था। ठीक है, और जब इस ब्राउन कलर में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ, इसका ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कॉपर ऑक्साइड क्या है, आपका ब्लैक कलर का आपको रिमेन देखने को मिलेगा। तो ब्राउन से क्या कलर हो गया, आपका ब्लैक कलर का रिएक्शन हो गई। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसी रिएक्शन को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो किस तरीके से बढ़ा सकती हूँ, यहाँ पर लिख सकती हूँ मैं CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस इसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ करा रही हूँ और इसको भी मैं हीट कर रही हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2O आपका बन जाएगा। ठीक है, और ये CuO में क्या हो गया, अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि CuO ने क्या किया, ये लूज किया, आपका लूज इट्स ऑक्सीजन। ठीक है, इसने इसको क्या किया, इसकी ऑक्सीजन को लूज कर दिया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ये रिडक्शन हो गया प्रोसेस। ठीक है,
और आपने क्या किया, H2 ने क्या कर लिया, H2 ने गेन कर लिया किसको, ऑक्सीजन को, इसीलिए H2 को क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। आप यहाँ से समझ भी सकते हैं डायरेक्टली कि मैंने क्या बोला। CuO था, CuO ने क्या किया, लूज कर दिया, ये ऑक्सीजन हटा दिया और Cu रह गया, तो यहाँ से लूज कर दिया, तो इसका क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन ने क्या किया, गेन कर लिया ऑक्सीजन को, इसीलिए इसको क्या बोला, ऑक्सीडेशन बोल दिया। ये मैंने आपको यहाँ समझाया, ये सब एनसीईआरटी का था जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था समझना। चलिए आइए आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कोरोशन की, कि जंग क्या है। और ये चैप्टर सब छोटे छोटे हैं पर अच्छे चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो कर लीजिएगा। कोरोजन क्या है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, मतलब जब कोई भी मेटल के ऊपर कोई भी बाहरी कारक आपके एक्ट करते हैं, उसकी वजह से उसको खराब करते हैं, तो वो करोड हो जाता है और जंग लग जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, जो कि टाइपिंग एरर में आ गया है कोल्यूजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोरोजन। ठीक है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर इज सच एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल क्या रखना है कि सिल्वर के ऊपर काला काला आपने देखा है, इस तरह आ जाता है काला काला, क्योंकि वो हवा से कांटेक्ट में आती है इसलिए वो काली हो जाती है। ऐसे ग्रीन कोटिंग किसके पे आ जाती है, आपकी कॉपर के ऊपर आ जाती है। आइए इसको हिंदी में देख लेते हैं। जब किसी धातु पर उसके आसपास के पदार्थों जैसे नमी, एसिड द्वारा हमला किया जाता है, तो यह संचारण के लिए तैयार हो जाता है, और इस प्रतिक्रिया को मिलीभगत के रूप में जाना जाता है। मिलीभगत नहीं है, ये आपका कोरोजन है ये, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपका कोरोजन, या इसको जंग भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत के इसके उदाहरण है। आपकी बुक का ये एक इमेज है जो कि बुक में नहीं दी थी, पर मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। जैसे कॉपर है आपका, तो ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा कि कॉपर की रिएक्शन आपकी किसके साथ हो रही है, कॉपर है ये, कॉपर रिएक्ट करे पानी के साथ। जो आपका मान लीजिए कोई जग है, और ये जग किसका बना हुआ है, आपका ये जग बना हुआ है कॉपर का। अब ये जग कॉपर का बना हुआ है, तो इसमें जब पानी एक्ट करेगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्ट करेगी, तो ये CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस CuOH होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, बासी होना। कोई भी चीज़ आपका फैट्स के ऊपर आपकी रैंसिडिटी लगती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे बासी हो जाते हैं, और उनका गंध और स्वाद बदल जाता है। आमतौर पर वसा और तेल युक्त भोजन में ऑक्सीकरण रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। भोजन को एयर टाइट कंटेनर में रखने से ऑक्सीकरण को धीमा करने में मदद मिलती है। देखो आपको इसमें पॉइंट क्या याद रखना है, रैंसिडिटी में, रैंसिडिटी एक तरह की ऐसा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी फैट या कोई भी ऑयल में क्या है, बदबू आने लगती है थोड़े समय के बाद। आपने देखा होगा घी को अगर आप रखेंगे, अगर आप एयर टाइट डब्बे में रख रहे हैं घर का खुद का फ्रेश बनाया हुआ घी, तो वो ख़राब नहीं होता है, उसकी स्मेल नहीं ख़राब होती है। पर अगर आपने घी को खुद का ही जो बनाया हुआ घी है, वो थोड़े समय का बदबू करने लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें आपकी रैंसिडिटी हो गई, और रैंसिडिटी क्या है, उसमें उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया उस फैट या उस ऑयल में, जिसने क्या बना दिया, उस घी को या तेल को रैंसिड बना दिया, और उसकी वजह से उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच, अब इसमें क्या है, कोई भी ऐसे चीज़ होती है, उसमें क्या है, कुछ अलग से ऐसे सब्सटेंसेस पदार्थ डाले जाते हैं जो कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को कम करते हैं, स्लो करते हैं, और उनको एयर टाइट आपके कंटेनर में रखा जाता है, जिससे कि ऑक्सीकरण और स्लो हो जाए। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं लूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि चिप्स के पैकेट्स में जो आपके वेफर्स आते हैं, उसमें गैस कौन सी फिल करी जाती है, नाइट्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टर्म, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रोजन इसमें फिल करी जाती है जिससे कि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो जाए, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर एसिड एंड बेसिस। चलिए आइए जल्दी से एसिड एंड बेसिस कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर हमारा आज का पार्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे सेकंड पार्ट, और प्लस मैं आपको मैराथन्स लेकर आ रही हूँ, तो उससे भी जुड़ना ज़रूर जुड़िएगा, और साथ ही साथ बताइएगा आपको इस कैसा लग रहा है सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं एसिड एंड बेसिस। तो सबसे, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप इससे जुड़ जाइए, और इस पर आपको सारी PDF मिल जाएगी, प्लस ये ईमेल ID है। आपको कुछ कांटेक्ट करना हो तो इससे भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल तो बेस्ट ऑप्शन है, आप वहाँ से
ऐड हो सकते हैं। चलिए आइए अब जल्दी से इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा तो आपके लिए जल्दी रहेगा, 2x में आप फटाफट देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखो एसिड और बेस क्या होते हैं, मेन हम ये देख लेते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयंस फॉर्म करते हैं जब आप इनको पानी में डिजोल्व करते हैं। मतलब एसिड की बात आएगी तो आपको देखना होगा H+ आयंस, बेसिस की बात आएगी तो आपको देखना होगा OH- आयंस। मतलब ये आपके OH- आयंस वाले बेसिस हैं, क्षार हैं, और आपके एसिड्स जो होते हैं अम्लीय होते हैं H+ आयंस होने के कारण। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि आपके डिजोल्व हो जाते हैं पानी में। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी, अभी ये सिंपल चीज़ है, इतना आप जान लीजिए। देखिए HCl इज एन एसिड बिकॉज इट फॉर्म्स H+ आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जो मैंने भी आपको बताया। और NOH क्या होते हैं, एक तरह से बेसिस होते हैं, क्योंकि ये बनाते हैं OH- आयंस व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर। अब मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन में दिखाऊं तो HCl जो है वो अगर ये पानी में डिजोल्व होता है तो क्या बनाएगा, H+ और Cl- आयंस बनाएगा। NOH को जब हम H पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम और OH- आपका रिलीज आउट होता है। ठीक है, चलिए आइए इसको हिंदी में देख लेते हैं। बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा, चीज़ें आप तक पहुँचती रहेंगी। एसिड्स क्या है, अम्ल। अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयंस H+ बनाता है। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयंस बनाता है। ठीक है, HCl एक अम्ल है क्योंकि यह पानी में घुलने से H+ बनाता है, और NaOH एक क्षार है क्योंकि ये पानी में घुलने से OH- बनाता है। आपको रिएक्शन देख लिया। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ आपकी किसकी, गुण आपके किसके होंगे, कौन सी चीज़ एसिड है कौन सी चीज़ बेस है, ये कैसे पता चलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपकी होती है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड, आपका क्या है, एक्रियर। ये क्या है, एसिड किस नाम से लिया गया है, एसिड एक लेटिन वर्ड से निकला है जिसको एक्रियर के नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, सोर। ये आपसे एक दो बार पूछा गया है कि लेटिन वर्ड कौन सा होता है, तो आप बता सकते हैं। एसरियर भी बोलते हैं कुछ, एक्रियर भी बोलते हैं, ये जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बोल सकता है। ठीक है, एसिड इन एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन अगर कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, एक चालक है किसका, विद्युत का, तो वो कैसे चालक है पता लगा सकते हैं हम उसमें पड़े हुए हाइड्रोजन आयन से। ठीक है, एसिड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिड्स आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे जो अम्ल जो आपके विद्युत का चालक हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली होते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। द एसिड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वीकली इज वीक एसिड, मतलब कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब बहुत ही तेज से आपके विद्युत के चालक होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बहुत वीक होते हैं, तो वो वीक एसिड्स हो गए, और वो जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, हमेशा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके BPSC एग्जाम में। एक बार किसी सेक्शन में मैंने देखा है कि एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो यस एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं बेसिस के बारे में, क्षार के बारे में। बेसिस रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस इनटू वाटर, द मोर आयंस दैट आर रिलीज द स्ट्रॉन्गर द बेस। जितने ज़्यादा आयंस रिलीज करेगा उतने ज़्यादा वो बेस होगा, मतलब जितने OH- आयंस उतने ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बेस रिएक्ट विथ एसिड, बेस हमेशा रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और क्या कर बना देता है आपका, मतलब एसिड। और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये बोल देते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन जब सॉल्ट बना लेती है तो इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेस रिएक्ट विथ एसिड, व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट्स दे फॉर्म अ वाटर एंड सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट भी बनाएगा और साथ ही साथ वाटर भी रिलीज आउट करेगा। बेसिस क्या करेंगे, टर्न करेंगे रेड लिटमस ब्लू। तो इसी तरह से आपके एसिड्स क्या हो जाएंगे, ये टर्न करेंगे आपके ब्लू लिटमस टू रेड। आप कैसे याद रखेंगे, BAR बार से, तो A से हो गया एसिड, तो ब्लू से रेड आपका एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिस सोर होता, सॉरी टेस्ट में बिटर होते हैं, और एसिड्स टेस्ट में सौर होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। एसिड शब्द लैटिन शब्द के एसिडे से आया है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। जलीय घोल में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो घोल की चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो अम्ल विद्युत का सुचालक है
वह प्रबल अम्ल होता है तथा जो अम्ल विद्युत का कुचालक होता है वह दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्षार की। क्षार पानी में हाइड्रोक्साइड आयंस छोड़ते हैं। जितने अधिक आयंस होंगे उतना ही अधिक क्षार क्या होगा, मजबूत होगा। मीन्स वही बात है, जितने H+ आयंस होंगे उतने ही आपका एसिड मजबूत होगा, जितने OH- आयंस होंगे उतने ही क्या होगा, आपका बेस मतलब क्षार आपका मजबूत होगा। क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तो वे पानी और नमक के पदार्थ को बनाते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स। देखो, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स, मुझे ये स्लाइड अच्छी लगी इसलिए मैंने ऐड कर दी। ये गूगल की स्लाइड है, मैं बता दे रही हूँ भाई, किसी को प्रॉब्लम हो तो। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन बैटरी। सल्फ्यूरिक एसिड का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आप बैटरीज में इस्तेमाल करते हैं। आपका बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। HCl का उपयोग सैनिटरी वेयर की सफाई के लिए किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का आभूषणों के इस्तेमाल में यूज़ होता है, गोल्ड में को साफ करने के लिए। एसिटिक एसिड अचार के परीक्षण में परिरक्षक के रूप में मतलब प्रिजर्वेटिव के रूप में आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, जो कि हम अचारों में देखने को मिलता है, घर में मम्मी लोग करते होंगे। ठीक है, व्हाट आर बेसिस यूज फॉर। अब बेसिस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो बेसिस आधार का यूज़ मतलब क्षार का यूज़ आपका कहाँ कहाँ हो जाएगा। हम घर में बेस का उपयोग सफाई एजेंट या आपका क्लीनिंग एजेंट या एंटा एसिड मेडिसिन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। जब पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो आपको एंटा एसिड लेना होता है, और ये एंटा एसिड हमारे बेसिस ही होते हैं। ठीक है, जैसे आपका पॉपुलर एग्जांपल ऑफ होममेड बेसिस इंक्लूड सोप इज़ फॉर एग्जांपल यूज इन ओवन क्लीनर, मैग्नीशियम मिल्क। तो ये सब क्या हो गया आपका, ये सब आपके बेसिस के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स, कुछ सूचक। ये इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर्स, और इस इंडिकेटर से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो समझेंगे। जो सूचक होते हैं हमारे, सबसे पहली बात है कि कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं, कुछ सिंथेटिक सूचक होते हैं, कुछ घ्राण सूचक होते हैं, ऑल्फैक्टरी सूचक। ठीक है, आपको नेचुरल सूचक में क्या क्या पढ़ना है, टर्मरिक और लिटमस पढ़ना है। सिंथेटिक में क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलिन। ऑल्फैक्टरी में हो जाएगा ऑनियन और भी तरह के सूचक। चलिए आइए देख लेते हैं। जो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। अब लिटमस सॉल्यूशन आपका कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिटमस सॉल्यूशन एक बैगनी रंग है जो लाइकेन से निकलता है। सम अदर नेचुरल मटेरियल्स आर, देखो ये तो नेचुरल हो गया। फिर आपको अदर नेचुरल्स में क्या क्या हो जाएंगे, रेड कैबेज, टर्मरिक, कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर लाइक हाइड्रोजेनिया, पेट्यूनिया और जेरेनियम। कुछ अन्य प्राकृतिक सामग्री जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, आपका हाइड्रागेनिया, पेट्यूनिया और कुछ फूल भी इनमें शामिल होते हैं। तो कुछ क्या हो गए, प्राकृतिक हो गए। आइए अब देख लेते हैं किस तरीके से प्राकृतिक आपका हेल्प करता है नेचुरल इंडिकेटर। आइए इस स्लाइड को समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी स्लाइड है, काम की स्लाइड है। देखो, हम प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं तो हमारे लिटमस पेपर ना कई रंग में आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपका रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, आपको दो तरीके के पेपर देखने को मिल रहे होंगे। एक आपका ये हो गया रेड और दूसरा हो गया आपका ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, जब आपने क्या किया, आपने रेड लिटमस पेपर को, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मतलब इसमें कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि इन लिटमस पेपर के कलर को बदले। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जब सॉल्यूशन न्यूट्रल है, उदासीन है, तब क्या हो जाएगा, रेड लिटमस जो है वो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस जो है वो ब्लू ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव कब होगा, जब आप इस रेड और ब्लू लिटमस, हमारे पास दो कलर के लिटमस पेपर है, इस बात को याद रखेंगे कि रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। जब आप रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे और ब्लू लिटमस पेपर को भी एसिड में डालेंगे, तब क्या प्रतिक्रिया होगी, जो रेड रहेगा वो रेड ही रहेगा। क्यों, इस बात को याद रखेंगे कि एसिड का जो होता है एंड रिजल्ट होता है, ये आपका क्या होता है एंड रिजल्ट, BAR, मतलब ब्लू हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड में। तो एंड रिजल्ट क्या हो गया, R हो गया, मतलब रेड हो गया। तो अगर मैं इस लिटमस पेपर को, जो कि रेड था, इस लिटमस पेपर को मैं एसिड में डालूंगी तो ये रेड ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये रेड ही रहा, क्यों, क्योंकि इसका एंड रिजल्ट रेड रहता है, तो रेड का रेड ही रह जाएगा। पर जो ब्लू था वो कन्वर्ट होके किस में होने लगेगा, धीरे धीरे रेड कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये समझ में आता है कि ये एसिड है, और ये एसिड कन्वर्ट किस कर रहा है, रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बेसिस की। तो बेसिस क्या करते हैं, बेसिस आपके रेड लिटमस से, देखो बेसिस, अब इसमें क्या हो गया, सेम चीज़। तो बेसिस का एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ
AR, ये ए क्या था, एसिड था, ए हो गया आपका एसिड, तो एसिड कन्वर्ट कर रहा है ब्लू से रेड में, तो इसका मतलब बेस कन्वर्ट करेगा किस में, रेड से लेके ब्लू में। अब हमें देखना है इसमें क्या है सॉल्यूशन, रेड का एक लिटमस पेपर है और एक ब्लू लिटमस पेपर है। अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, आपका बेस प्रेजेंट है। जैसे ही बेस प्रेजेंट होगा तो हमें एंड रिजल्ट क्या चाहिए, ब्लू चाहिए। तो रेड लिटमस पेपर तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लू में, पर ब्लू क्या रहेगा, ब्लू एज सच सेम रहेगा क्योंकि एंड रिजल्ट हमको सेम चाहिए था। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टर्मरिक एज अ नेचुरल इंडिकेटर की। तो देखो आपने देखा होगा कभी किसी कपड़े पे, सफ़ेद कपड़े पे दाग लग गया हल्दी का, और उसको जब डिटर्जेंट से धो तो वो कुछ रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जो टर्मरिक एज अ नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है, इस टर्मरिक को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ बेस है कि एसिड है। अगर बेस होगा तो क्या कर लेगा वो, टर्मरिक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, हल्दी आपका लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर क्षार रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि अगर ये मेरे पास एक स्टेन है किसका, एक दाग पर लगा है कपड़े पे किसी न्यूट्रल सॉरी हल्दी का, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उदासीन है, तो ये येलो ही रहेगा। पर अगर इसी जगह पर एसिड होगा तो क्या हो जाएगा, एसिड, अगर इस एसिड को हमने डाला किस पे, इसी कपड़े पे डाला, तो भी क्या रहेगा, टर्मरिक जो है वो येलो ही रहेगा। पर जैसे ही आप क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, तो बेस डालने से क्या हो गया, इधर देखेंगे सब लोग ध्यान से, बेस डालने से क्या हो गया, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, टर्मरिक। तो यहाँ क्या होगा, बेस जैसे डाला आपने, ये येलो कलर कन्वर्ट हो गया किसमें, रेड कलर में, और ये रेड कलर से ये समझ में आया कि ये डिटर्जेंट था, ये बेस था। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट टेस्ट आता है किसका, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का। तो इसमें क्या है, देखो जैसे ही मिथाइल ऑरेंज की बात आएगी आपको दो तीन बातें याद रखनी है। जैसे ही ये न्यूट्रल पीएच है इसमें, मतलब मिथाइल ऑरेंज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। पर अगर एसिड रहेगा, अगर कोई भी आपको सॉल्यूशन में, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें क्या किया आपने, एसिड, इसमें क्या प्रेजेंट है, आपका एसिड प्रेजेंट है। अब इस एसिड में क्या डाल दिया आपने, मिथाइल ऑरेंज एज अ इंडिकेटर डाला, तो मिथाइल ऑरेंज क्या कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर को किसमें, ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर देगा अगर एसिड है। इसी जगह पर आपका क्या हो जाएगा, अगर, जस्ट अ सेकेंड, अगर इसी जगह पे बेस है, तो बेस प्रेजेंट है, आपने वापस से क्या डाल दिया, यहाँ पर क्या है आपका मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, इधर क्या है, वापस से मिथाइल ऑरेंज है, इसको आपने क्या डाल दिया वापस से, ये आपका इधर अब क्या हो जाएगा, बेस। बेस में डाला तो मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज ही रहेगा। तो इट टर्न से मतलब ये क्या है, सेम का सेम रह जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला, मैंने दो बातें बोली, न्यूट्रल सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन कैसा है आपका, न्यूट्रल है। ठीक है, इसमें आपने क्या डाल दिया, मिथाइल ऑरेंज डाला तो ये सेम रहा। पर अगर आपने एसिडिक सॉल्यूशन में क्या डाला, मिथाइल ऑरेंज डाला, तो वो रेड से ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका एंड रिजल्ट क्या है, ऑरेंज है। बेस में आपने डाला मिथाइल ऑरेंज, तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऑरेंज ही रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिनोप्थिलिन की। तो फिनोप्थिलिन अगर आप न्यूट्रल सोल्यूशन में डाल रहे हैं फिनोप्थिलिन को, तो क्या करेगा, वो सेम रहेगा फिनोप्थिलिन। अगर आप एसिड में डाल रहे हैं तो भी फिनोप्थिलिन सेम रहेगा, मतलब कलरलेस रहेगा। और जब बेस डाल रहे हैं तो बेस डालने से ये आपका यहाँ पर अब क्या प्रेजेंट है, बेस, तो बेस के ऊपर आपने फिनोप्थिलिन डाल दिया, तो फिनोप्थिलिन डालने से क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा फिनोप्थिलिन, तो इट टर्न्स इनटू पिंक। तो कलर चेंजेस इन एसिड एंड बेसिस ऑन द एडिशन ऑफ फिनोप्थिलिन। तो आपने क्या रिजल्ट समझा, ये अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन और आपका एसिडिक सॉल्यूशन और आपका बेसिक सॉल्यूशन, तो जैसे ही आपने किसी भी चीज़ में आपने क्या डाला, फिनोप्थिलिन डाला, तो इसका कलर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एसिडिक का भी कलर क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर बेस का कलर क्या हो जाएगा आपका, पिंक हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स घ्राण सूचक की। ये घ्राण सूचक क्या होते हैं, अनियन। अनियन, जैसे ही अनियन को अगर आप एसिड उसके ऊपर डालते हैं तो वो उसकी स्मेल को बना कर रखता है। ठीक है, और बेस डालते हैं तो वो अपनी स्मेल को खो देता है। ठीक, ऐसे वनीला स्ट्रैक क्या करेगा, रिमेन स्मेल, लूजेज इट स्मेल। क्लोव क्या करेगा, क्लोव में अगर एसिड डालोगे तो अपनी स्मेल को बना कर रखेगा, संजो कर रखेगा। पर बेस डालोगे तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। रात का 2:30 बज रहा है, चलो।
तो इंडिकेटर, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स की, जो कि आपका एक चार्ट है जिसमें आप इसको फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर मेरे पास रेड लिटमस पेपर है और मैंने रेड लिटमस पेपर में क्या किया, एसिड डाला, तो देखो आपको बात क्या याद रखनी है कि अगर एसिड की बात करते हैं तो ब्लू से आपको कन्वर्ट हो जाता है रेड में, तो एंड रिजल्ट क्या है, रेड चाहिए। तो रेड लिटमस पेपर है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, रेड कलर ओरिजिनल है तो बेस भी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, रेड ओरिजिनल है तो आपका कैसा आएगा, रिजल्ट रेड ही आएगा। और ब्लू लिटमस की अगर मैं बात करूँ तो ब्लू लिटमस ब्लू कलर का होगा पेपर, ठीक है, ब्लू लिटमस रहेगा। अब अगर आप इसका ओरिजिनल कलर देखें तो ब्लू रहेगा, एसिड डालेंगे तो एसिड का रिजल्ट क्या रहता है, रेड रहता है, तो ब्लू से कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, और बेस में क्या होगा, नो चेंज रहेगा, मतलब सेम टू सेम ब्लू रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसमें, टर्मरिक में। तो टर्मरिक क्या है, येलो कलर का ओरिजिनल कलर होता है। जब इसमें आप एसिड डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं रहता है, इसका मतलब ये येलो का येलो ही रहता है, पर जैसे ही बेस डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, लाल रंग का कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब रेड कैबेज की बात करें तो रेड कैबेज क्या होता है, रेड कैबेज जूस, तो ये पर्पल कलर का होता है ओरिजिनल, और रेडिश कलर का क्या हो जाता है, जब अगर एसिड प्रेजेंट है तो वो लाल रंग का कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बेस प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ग्रीनिश येलो हो जाएगा। ऐसे फिनोप्थिलिन क्या होगा, अगर क्या है आपका न्यूट्रल सोल्यूशन है तो कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं है। आपका एसिड रहेगा तो भी कलरलेस है, मतलब अगर देखो क्या होता है, जैसे तीन टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, इन टेस्ट ट्यूब में क्या था, एक में क्या है आपका न्यूट्रल सोल्यूशन है, दूसरे में क्या है आपका एसिडिक है, और तीसरे में है आपका बेस। इन तीनों में आपने क्या किया, एक ड्रॉप डाली किसकी, आपकी फिनोप्थिलिन की ड्रॉप्स आपने डाल दी। अब फिनोप्थिलिन के ड्रॉप डालने से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो रहेगा वो कलरलेस ही रहेगा, फिनोप्थिलिन डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे एसिडिक सॉल्यूशन जो रहेगा वो भी कलरलेस रहेगा, पर जो बेसिक रहेगा वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अनियन की बात करें तो अनियन वनीला में वही बात है कि अनियन में अगर एसिड डालोगे तो वो अपनी स्मेल को लूज़ नहीं होने देगा, और अनियन में अगर बेस डालोगे तो अपनी स्मेल को यूज़ होने देगा, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं कुछ हमारी एसिड्स की। तो एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स, ये आपकी एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, तो पढ़ लेंगे, ध्यान देंगे क्या मैं बोल रही हूँ। एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्ल के साथ रासायनिक गुण। तो एसिड क्या है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ। तो एसिड देखो इसमें क्या होता है, आपको एक दो तीन वर्ड याद करने हैं। एक तो होता है आपका पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पॉप साउंड टेस्ट। ये टेस्ट कब होता है, जब एक एसिड की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, मेटल के साथ, और जब एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, साथ ही साथ आपको पॉप साउंड भी आपको क्या होगा, सुनने को मिलेगी। तो ये पॉप साउंड कैसे सुनने को मिलती है, क्योंकि ये बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड, ये आप एक तरह से टेस्ट परीक्षण आपका यहाँ पर हो सकता है। तो अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है, एक अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आपकी यहाँ पे रिएक्शन भी लिखी हुई है। एसिड प्लस मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो ये सॉल्ट और इस हाइड्रोजन गैस के पास अगर क्या आप पढ़ें कैंडल लेकर जाएंगे तो पॉप साउंड, जैसे पॉप से इस तरह से साउंड देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट बात। तो इसने हमने क्या समझा कि कोई भी अगर मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, कोई भी मेटल, ठीक है, कोई भी मेटल अगर आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ, तो क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में हो जाती है एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। जब बेस के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल एटम्स। अब ये रिएक्शन हर एटम के साथ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इतना ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। जब कोई आधार किसी धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलने के साथ साथ नमक का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, आपने क्या देखी यहाँ पे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। एक मेटल है हमारा, मेटल क्या है आपका, Zn मेटल है, और इस बेस क्या है ये, जब तब क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 और प्लस H2O ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड, मतलब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया क्या होती है, आइए उसको समझ लेते हैं। तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ प्रतिक्रिया से नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को आप यहाँ समझेंगे।
ये आपकी क्या है, मेटल कार्बोनेट है, और ये आपका क्या है, एसिड है। ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर दे रहे हैं तो आपको क्या बन रहा है, NaCl सॉल्ट है, वाटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बन रही है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ये भी एक तरह से मेटल कार्बोनेट है। ये सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो NaCl H2O CO2 का निर्माण कर रहे हैं। अगर इसी जगह पर आपका सोडियम की जगह क्या लग गया, कैल्शियम लग गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट की भी रिएक्शन हो रही है अगर, और कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होने से क्या हो रहा है, ये भी HCl के साथ कंबाइन कर रहा है, एसिड है, और क्या बन रहा है, CaCl2, तो ये भी क्या है आपका सॉल्ट है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन HCl के साथ हो रही है। तो मतलब ये समझ में आता है इन सारी रिएक्शंस के बाद कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट या आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, इसकी जब रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, एक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा आपका एंड रिजल्ट, सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, और प्लस आपकी क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पूछते हैं कि अगर मेटल कार्बोनेट आपका किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या फॉर्म करेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है कि रिएक्शन ऑफ अ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। एक एसिड, एक कोई अम्ल, और एक दूसरा आपका क्या हो जाएगा, क्षार, ये आपस में जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बना लेते हैं, तो ये एक तरह से सॉल्ट बना लेते हैं, और सॉल्ट के साथ साथ आपका पानी बनता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उदासीन रिएक्शन बोलते हैं, उदासीनीकरण प्रतिक्रिया बोलते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। जब व्हेन एसिड कंबाइंस विद अ बेस इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिड बेस रिएक्शन, या इसको ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन के आगे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि ये आपसे कई एग्जाम में पूछी गई है कि एसिड की या अम्ल की और क्षार की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है। पहली बात तो है सॉल्ट बनता है, नमक बनता है, और दूसरा पानी बनता है, और इस रिएक्शन का नाम पूछते हैं तो उदासीकरण रिएक्शन के नाम से ये जानी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इमेज भी लगा दी है जिससे कि आपके दिमाग में रह जाए। एसिड है, बेस है, सॉल्ट और वाटर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या होती है। तो मेटल ऑक्साइड, सबसे देखो आपको क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर दे रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहली बात कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, कोई भी एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये क्या करता है, मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इन दिस रिएक्शन रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जैसे धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, पहली बात आपको याद रखनी है कि जो जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं, सारे मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस प्रकार जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो दोनों एक दूसरे से उदासीन कर देते हैं। इस प्रतिक्रिया में संबंधित नमक और पानी बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एसिड है, मेटल ऑक्साइड है, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, जब आपका कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर क्लोराइड आपका बना रहा है एंड वाटर आपका रिलीज आउट कर रहा है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन का क्या कलर बना, अगर ये बात करूँ कि ये आपका है सॉल्यूशन, तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये आपका एक तरह से सॉल्यूशन बना। तो ये सॉल्यूशन किस कलर का बना, ये आपका ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिला। क्यों मिला, क्योंकि आपका कॉपर टू क्लोराइड फॉर्म हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, आधार के साथ गैर धात्विक ऑक्साइड की प्रतिक्रिया। तो क्या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्या हो जाते हैं, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका रिएक्ट करेगा बेस के साथ, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट, दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इन सारे में मेनली क्या होता है, जितने भी आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वापस से आपका सॉल्ट और वाटर बन रहा है, इसको भी आप एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से ही आप जानते हैं। ठीक है,
तो आइए जल्दी से मैं एक इसको सम अप कर दूं कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये बेस के साथ कंबाइन करेंगे तो आपका क्या बना लेंगे, आपका सॉल्ट और वाटर बना लेंगे। अब ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस तरीके से हो गई, क्योंकि इसमें जो ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक की तरह, मतलब एसिडिक इनका नेचर है, इसलिए जब एसिड और आपका बेस कंबाइन करता है तो क्या बना लेते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस बात को समझेंगे इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप बेसिस के साथ करा रहे हैं तो ये किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जा रही है। ये इसलिए हो रहा है कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये क्या है, एसिडिक की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही थी तो क्या बन रहा था, हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन उदासीनकरण रिएक्शन में, तो वो बन रहा था सॉल्ट और वाटर। तो इसी तरह से जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिडिक की तरह बिहेव करेगा तो ये भी क्या हो जाएगी, एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रही हूँ। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं। ये आपका एक तरह से बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करेगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, CaCO3 और प्लस आपका वाटर रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन थी जिसमें कि आपका ये हो गया क्या, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, बेस हो गया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन गया, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। ये रिएक्शन मैंने सॉरी यहाँ पे दी हुई थी, वापस से लिख दी, कोई बात नहीं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, लाइम वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपका ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की का टेस्ट है जो कि हमने बहुत बार पढ़ा है कि आपका कोई भी CaCO3 बन गया तो क्या हो जाएगा, ये लाइम वाटर को टर्न्स कर देगा क्या, मिल्की। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अब देखो क्या होता है कि हमेशा एक चीज़ आपको नोट करनी है कि एसिड के ऊपर पानी डालें या पानी के ऊपर एसिड डालें, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि पानी अगर है और पानी वाटर टू एसिड डाल देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आप इस तरह से देख सकते हैं कैसे पूरा पानी का पानी पूरा बाहर आ गया। इसीलिए क्या करना होता है, पहले पानी लेना होता है किसी बीकर में, और इस बीकर में जब पानी प्रेजेंट है अब आप ऊपर से एसिड डालेंगे तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सही तरीका क्या होता है कि पानी में एसिड डाला जाता है, ना कि एसिड पे पानी डाला जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आपका आ जाता है। बिजली का संचालन, तो एसिड क्या है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। एसिड क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। विलेन में आयनों की उपस्थिति के कारण अम्ल विद्युत का संचालन करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखें, क्यों करते हैं संचालन, क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, फ्री आयंस विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ग्लूकोज, अल्कोहल, वेजिटेबल ऑयल, हनी, शुगर सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को याद रखेंगे कि ग्लूकोज है, अल्कोहल है, वेजिटेबल ऑयल है, हनी है, शुगर है, ये इलेक्ट्रिसिटी ये संचालित नहीं करते हैं विद्युत को। इसी जगह पर मिल्क, सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, लेमन, विनेगर, ये सब क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इजी सा है पर एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अब बात कर लेते हैं ये चार्ट की, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए। क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, इसको आपको एक बार निगाह डाल लेनी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कोई रिएक्शन देकर कि ये रिएक्शन आपकी एसिडिक की तरफ होगी कि बेस की तरफ होगी कि न्यूट्रल होगी। तो जब आपको ये पता होगा कि कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपका वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आप वीक बेस रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा जो रिएक्शन का जो एंड रिजल्ट होगा वो एसिड होगा, ठीक है। मींस आप इजी वे में समझेंगे कि कोई भी चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, वो वीक के साथ रिएक्ट कराएगी तो अंत में क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग ही बनेगा। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो आपका क्या बनेगा, एंड रिजल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ ही बनेगा। अगर वीक आपका एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक की तरफ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। आइए इस पॉइंट्स को पहले पढ़ेंगे तब हम उस चार्ट की तरफ चलेंगे जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो ये हो जाती है आपकी उदासीकरण रिएक्शन, ठीक है। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड आपका कंबाइन करेगा किसका, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये क्या हो जाएगी, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। जब स्ट्रॉन्ग एसिड
वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, वीक बेस के साथ। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। क्यों एसिडिक हुआ, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था। इसी जगह पर अगर वीक एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रही है, तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो आपका बेसिक होगा, ठीक है, बेसिसिटी होगी उसमें। जब वीक एसिड की रिएक्शन आपकी वीक बेस के साथ हो रही है, अब वीक एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, वीक बेस के साथ हो रही है, तो ये भी क्या हो गई आपकी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। वीक एसिड न्यूट्रलाइजेस द रिएक्शन इन विच वीक एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट एंड सॉल्यूशन। तो एंड रिजल्ट आपको क्या निकला कि अगर कोई सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड वाला होगा और वीक बेस के साथ कंबाइन करेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। कोई भी अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रहेगा तो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी तरह का सॉल्यूशन बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड था तो स्ट्रॉन्ग आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग बेस था तो बेसिक सॉल्यूशन बना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, और अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म्स में आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, चार्ट को एक बार अपनी निगाह से ज़रूर दौड़ाएंगे कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा आपका वीक एसिड है। जैसे मैं बात करूँ तो HBr, HCl, HNO3, HClO4, पर क्लोरिक एसिड, H2SO4 सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। एक तो बार देख जरूर लेंगे इसको। वीक एसिड में देखो, वीक एसिड में CH3CO, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोफ्लोरिक फ्लोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। अब वीक बेसिस में क्या हो जाएगा, अमोनिया, फिर डाई इथाइल अमीन, मिथाइल अमीन और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सब क्या होगा, वीक बेसिस हो गए, ये वीक एसिड्स हो गए, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस। एक बार निगाह जरूर डालेंगे, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। आपकी बुक में ये गूगल की इमेज है, तो इसमें क्या है, आपको एसिड और बेसिस में मतलब कि कौन कितना एसिडिक है कौन कितना बेसिक है इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपका ब्लड हो गया तो ब्लड का पीएच समथिंग क्या होता है, ब्लड कुछ कुछ क्या होता है, अल्कलाइन होता है, तो पीएच इसका 7 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। अभी 7.3 के आसपास होता है, ठीक है, ब्लड का। ऐसे वाटर क्या होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, तो ये हो जाएगा पीएच 7। इसी तरीके से मिल्क क्या होता है आपका, एसिडिक होता है, 6 की तरफ है इसका पीएच, ठीक। फिर जितने भी आपके इसके बाद जैसे स्टमक में टैबलेट्स जो आप खाते हैं एंटासिड्स, वो क्या होते हैं आपके, वो बेसिक होते हैं नेचर के, तो वो आपका पीएच देख सकते हैं कि 7 से ऊपर है। तो 7 जो होता है आपका न्यूट्रल हो जाता है, ठीक। अब इस 7 से इधर एसिडिक होगा और इधर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये आपको एनसीईआरटी की सारे टॉपिक इस मतलब एनसीईआरटी के सारे जितने पीएच हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो लिखे हुए हैं लाइनें पीएच की, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। किसी ने बोला भी था कि मैम पीएच पे आप बना दीजिए वीडियो, तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर, आपका हो सकता है डाउट क्लियर हो जाए। तो एनसीईआरटी क्लास 10 का ही है ये। तो रेन वाटर का पीएच कितना होता है, लेस देन 5.6 होता है। टूथ डिके जब होता है तो वो जब 5.5 से पीएच कम हो जाता है आपके टूथ का, तो उधर का एरिया क्या होता है, फिर डिके होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे पीएच ऑफ प्योर वाटर और ब्लड क्या है आपका 7.4 के समथिंग है। देखो ये एनसीईआरटी का है लिखा हुआ, इसलिए इसको आप मानेंगे। देखो अब यहीं पे थोड़ा सा विवाद आ जाएगा। हम पीएच प्योर वाटर का क्या समझते हैं 7, पर आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको 2.7 फिगर में दिया हुआ है, जिसमें प्योर वाटर और ब्लड का पीएच क्या है 7.4 दिया है। तो आप देख लेंगे ऑप्शंस के हिसाब से किस तरह से ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपका 7.4 है तो भाई एनसीईआरटी का मान के चल के 7.4 पे ही टिक करना। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि फिगर आपकी है 7.4, जहाँ पर आपका प्योर वाटर और ब्लड दोनों का पीएच दे के रखा है 7.4, ठीक है। सॉरी ये आपकी फिगर क्या है 2.7। अब पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या है 1.2, पीएच ऑफ लेमन जूस क्या है 2.2। अब नेटल प्लांट प्रोड्यूसेस मिथेनोइक एसिड, इट इज ट्रीटेड बाय रबिंग द एरिया विथ लीफ ऑफ अ डॉग प्लांट। तो क्या है आपकी जो नेटल प्लांट है एक, ये क्या प्रोड्यूस करता है, मिथेनोइक एसिड। इसके पास जब जाते हैं तो अगर हाथ में टच हो जाता है तो मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो बहुत इचिंग आती होती है, खुजली होती है। तो इसको कैसे ठीक करते हैं, इसमें इस जहाँ पर ऐसी खुजली हो रही है उस पर क्या करेंगे, डॉग प्लांट को क्या करेंगे, रब कर देंगे एक तरह से,
काम करता है उसको न्यूट्रलाइज करने का। अब ये एनसीईआरटी की बुक की आपकी इमेज है, इसको रट लेंगे, इसको यहाँ पर लिख लो, रट लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आपकी सबसे पहली बात है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। टैमरिन में टार्टरिक एसिड। टोमेटो में टोमैटो, तो टोटो है तो ऑक्सैलो, ओ ओ, यहाँ पर भी ओ ओ, ठीक है। तो टोमेटो से ऑक्सैलो, ओ ओ। फिर कर्ड हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लेमन हो जाएगा साइट्रिक एसिड। एंड स्टिंग हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। लिटिल स्टिंग हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए, अब वही जो चीज़ें इंग्लिश में थी वो हिंदी में यहाँ पर लिखी हुई है कि वर्षा का जल का पीएच 5.6 होता है। दांत क्या है? क्षय पीएच 5.5 से नीचे होता है। शुद्ध जल एवं रक्त का पीएच 7.4 होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2 होता है। नींबू से रस का पीएच क्या है? 2.2 होता है। फिर बिच्छू बूटी का पौधा मिथुनोइक अम्ल उत्पन्न करता है। उसका उपचार गोदी पौधे की पत्ती से उस क्षेत्र में रगड़कर किया जाता है, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। ये कॉमन सॉल्ट्स का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आपको किस किस चीज़ों को बनाने में होता है, उसको आपको पढ़ना है। जैसे सबसे पहली बात हो जाती है इसमें कि आपको फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देखना है। तो कॉमन सॉल्ट आपका क्या हो गया? NaCl। NaCl से क्या बन रहा है आपका? पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको देखना है। तो जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, ये स्पेलिंग को ठीक कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। जब आपका क्या होता है, रिएक्शन यहाँ देखेंगे तब समझेंगे। जब आपका क्या हुआ, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई किसके साथ? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड है, एक्वस सॉल्यूशन है, और आपने क्या किया इसमें? विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का ये डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जब इलेक्ट्रिसिटी को सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में गुजारा जाता है तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे रिएक्शन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो पहले आपने इस्तेमाल देख लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन में आपका कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl का यूज़ हो रहा है, पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई आपको कि ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी आपका क्या हो जाएगा? सोडियम आपका क्लोराइड का मतलब सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल होगा। किस तरीके से होगा ये देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। देखो ये क्या है? स्लेक्ड लाइम है। स्लेक्ड लाइम मतलब ब्लीचिंग पाउडर सूखे बुझे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। क्या मैंने बोला यहाँ पर कि ब्लीचिंग पाउडर सूखे बुझे चूने, ये आपका स्लेक्ड लाइम है, इस पे क्लोरीन की जब प्रतिक्रिया कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? जब क्लोरीन को आप ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में क्या हो जाएगा? इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है। फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ब्लीचिंग उद्योग में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में पानी में कीटाणु रहित, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। तो केमिकल आपसे सब इसमें क्या होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछते हैं? आपसे फॉर्मूलेज पूछते हैं या उसके केमिकल नेम पूछते हैं। तो बेकिंग सोडा मीठा सोडा होता है, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 आपका क्या है? बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। अब ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस NH3 प्लस NaCl, यहाँ पर क्या आया? NaCl आया ना, सॉल्ट आया, सॉल्ट का इस्तेमाल हमने किया, और क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहा है, और NaH4Cl बना रहा है, ठीक है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब क्या किया, वापस से इसको रिएक्शन कराई तो ये टूट जाएगा किसमें? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसकी हीटिंग होगी, इसको ऊष्मा दी जाएगी। तो मीठा सोडा आपका कैसे बना? वापस से देखेंगे। मीठा सोडा का सबसे पहली बात है कि द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो आपका बेकिंग सोडा मीठा सोडा है, इसको कैसे दूसरे नाम से जाना जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। और ये कैसे बनता है? ये आपकी NaCl कॉमन सॉल्ट को यूज़ करके, जब कॉमन सॉल्ट में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डालेंगे तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो ये क्या है आपका?
यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट करेंगे कि जो आपका बेकिंग सोडा है, इस पॉइंट को आप यहाँ मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है, ये आपका माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। ठीक है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है कौन? बेकिंग सोडा। इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हल्का गैर संक्षारक आधार। ठीक है, इस बातों को आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। आपका जो मीठा सोडा है, ये आपका मीठा सोडा, इसका क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहली बात क्या आ जाती है आपकी? रिड्यूसेस द एसिडिटी ऑफ स्टमक। ठीक, एक्ट एज एन एंटी एसिड विच इज यूज टू ट्रीट स्टमक अपसेट एंड डाइजेशन। जितना भी बेकिंग सोडा है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एक तरह से एसिडिटी को ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है। फिर वॉशिंग, यूज इन प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज अ वाटर सॉफ्टनर। पानी को मीठा बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोपी फोम, इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। रिमूव डर्ट ऑफ मटीरियल विदाउट डैमेजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल। एक्ट एज अ पेस्टिसाइड यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज एज अ कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड विच हेल्प्स इन रेजिंग द डो। तो ये सब देख सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल है। यूज इन ईयर ड्रॉप्स, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सब किसके आपके हो गए? यूजेस बेकिंग सोडा के हो गए। फिर फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर भी आपका बेकिंग सोडा यूज होता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग पेट में एसिडिटी को कम करने के लिए एक एंटासिड के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग पेट खराब और अपच में के इलाज के लिए होता है। धोने की प्रक्रिया में जल सॉफ्टनर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साबुन का झाग बनाने के कारण इसका उपयोग भी किया जाता है। फिर सामग्री में गुणों को नुकसान पहुंचाए बिना सामग्री से गंदगी हटाना भी इसका एक बहुत बड़ा उपयोग होता है। फिर कीटनाशक के रूप में भी होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और इस कारण आर्द्र को गूंदने में इसमें मदद होती है। ठीक है, फिर इसका उपयोग कान के बूंदों, सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में भी व्यक्ति करते हैं। फिर इसका उपयोग एसिड के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि अब आपका बेकिंग पाउडर किस तरीके से बेकिंग सोडा कैसे आपका मतलब बेकिंग सोडा बनता है, या बेकिंग पाउडर किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि बेकिंग पाउडर में क्या क्या चीज़ होती है, किस चीज़ों से मिलकर आपका बना होता है क्या? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर कैसे बना है? जिसमें बेकिंग सोडा में अगर थोड़ा सा टार्टरिक एसिड मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा। तो बेकिंग सोडा हमने देख लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में आपने क्या कर दिया? थोड़ा सा टार्टरिक एसिड मिला दिया और इससे क्या बन गया? आपका बेकिंग पाउडर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? ये रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो बेकिंग जो सोडियम कार्बोनेट है आपका, सोडियम कार्बोनेट, इसमें जब आप रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो सोडियम कार्बोनेट आपका ये बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट आप ये क्या बन गया? वॉशिंग सोडा। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो बेकिंग सोडा को क्या किया? हीट किया। अब आइए इस रिएक्शन को जरा थोड़ा सा समझ लीजिए कि किस तरह से हीट किया है और किस तरह से चीज़ें बनी है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ये मैंने लिखा ना कि हीटिंग बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को कैसे हीट किया? तो हमने बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या देखा था? NaHCO3। तो NaCO3 को हीट किया तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। ठीक है, अब ये NaHCO3 क्या हो गया आपका? Na2CO3। इसकी रिएक्शन क्या कराई आपकी? पहली स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप आपका ये हो गया। जहाँ पर Na2CO3 का रिएक्शन किसके साथ कराया? पानी के साथ कराया। तो आपका Na2CO3.H2O बन गया और इसी को आप बोल देते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो किस तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आपका इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बेकिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं। तो ये आपका बेकिंग सोडा की हेल्प से आपका किस तरीके से वॉशिंग सोडा बन गया, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया किसका? सोडियम कार्बोनेट का, जो कि वॉशिंग सोडा बना दिया, जिसने आपका वॉशिंग सोडा जिससे आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो इट इज़ यूज एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज होता है। इट इज़ यूज इन रिमूविंग स्टेन्स। इट इज़ यूज इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोव, सोप, पेपर,
as well as glass. It is used in textile and petroleum refining. ठीक है, चलिए अगली देख लेते हैं, वॉशिंग सोडा का उपयोग हिंदी में भी देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग दाग धब्बे को हटाने में करते हैं, पानी की कठोरता को हटाने में मदद करता है। फिर साबुन कागज के साथ कांच के निर्माण में भी इसका मदद होती है, इसके द्वारा मदद ली जाती है। इसका उपयोग कपड़ा और पेट्रोलियम शोधन में भी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है समझेंगे कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर किसी भी फॉर्मूला में, अगर मैंने बात करी सोडियम कार्बोनेट की, मैंने क्या बात करी, सोडियम कार्बोनेट की, तो Na2CO3, अब इस NO2CO3 में अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 10 आपने क्या डाल दिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, 10 अणु डाल दिए, किसके, वाटर के, पानी के, तो ये क्या बन जाएगा, अब इसको एक परफेक्ट आपके प्रोपोर्शन में कोई भी चीज़ को ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया, जब जहाँ पर एक अणु किसके, वाटर के, आपको पता होते हैं कि कितने ऐड करने हैं, उस कितने ऐड करने से एक पर्टिकुलर आपका कंपाउंड बन जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि आपको अगर मैं यहाँ पर समझाऊं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात, तो इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक फॉर्मूला यूनिट में। ठीक है, किसी भी सॉल्ट के किसी भी फॉर्मूला यूनिट में एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, तो ये क्या है, .5H2O, तो मतलब यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स ही होंगे, 5 अणु ही होंगे, किसके, आपके वाटर के, CuSO4 में, कॉपर सल्फेट में। तो ये क्या है, एक तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, यह नमक की एक सूत्र इकाई में मौजूद पानी के अणुओं की निश्चित संख्या है। जैसे कॉपर सल्फेट में 5 अणु मौजूद होते हैं, सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु मौजूद होते हैं, ये आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब ऐसी रिएक्शन आपकी यहाँ पर दी हुई है, इस रिएक्शन को समझेंगे कि रिएक्शन क्या है। ये आपकी कॉपर सल्फेट आपका क्या है, 5H2O, मतलब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। जब आपने क्या किया, इसको हीट कर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, हीट हो गई इसकी, तो हीट करने से क्या हो जाएगा, आपका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाएगा। मतलब ये अब क्या है, इसमें से पानी हट गया, तो पानी हटने से पहली बात तो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, और पानी आपका बाहर आ गया। अगर इसी पानी में, इसी कॉपर सल्फेट में वापस से आप 5 मॉलिक्यूल्स डाल देंगे, तो वापस से कॉपर सल्फेट आपका बन जाएगा, जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लू कलर का क्रिस्टल था और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लू कलर का क्रिस्टल आपको पहले देखने को मिल रहा था, पर जैसे जैसे आप इसको यहाँ से ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यहाँ से ये व्हाइट होता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें से पानी हट जा रहा है और ब्लू कलर कन्वर्ट हो जा रहा है आपका व्हाइट कलर में। चलिए अब बात कर लेते हैं जिप्सम। ये जिप्सम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिप्सम आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपका BPSC में भी पूछा गया है। तो जिप्सम का फॉर्मूला सबसे पहले देख लेंगे, CaSO4.2H2O, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका जिप्सम का। तो अब जिप्सम कैसे बनता है, तो जिप्सम से हम क्या बनाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का इस्तेमाल कहाँ हुआ, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में। तो जब आप हीट करेंगे जिप्सम को, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगी, CaSO4.2H2O, ये क्या है, आपका जिप्सम है। ठीक है, इसको जब आपने क्या किया, हीट किया, तो जिप्सम को जब आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो आपका क्या बन जाएगा, CaSO4.12H2O। ये क्या है आपका, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लस क्या निकाल देगा, 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज आउट कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या करेंगे, पानी ऐड करेंगे, तो वापस से जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ऑन हीटिंग जिप्सम ऐड, अब आपने इसको हीट किया कितने पे, 373 केल्विन पे हीट किया। इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसने क्या था, 2 से क्या हो गया, हाफ हो गया, तो हेमीहाइड्रेट बन गया। दिस इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से यह पानी के अणु खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इज अ वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम अगेन। ये क्या है, वाइट पाउडर होता है, जैसे ही आप पानी डालते हैं तो वापस से जिप्सम में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन भी है यहाँ पर, जो मैंने भी आपको लिखकर समझा दी। तो CaSO4 से कैसे ये हेमीहाइड्रेट बन गया,
और फिर जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड किया तो फिर क्या हो गया, आपका जिप्सम फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर जाकर आपके ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके बाद नेक्स्ट हम 2 चैप्टर्स कर लेंगे इसके, जो इंपॉर्टेंट है आपके। मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपके एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन से क्वेश्चन आते हैं, सोप से क्वेश्चन आता है। तो ये सब हम कंप्लीट करेंगे। प्लस मैराथन की जो सीरीज़ है उसको भी देखिएगा, मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो इन सब चीज़ों से जुड़े रहिए। प्लस आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो चिंता मत करिएगा, आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।